तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। उत्तराखंड जीके की क्लास चल रही है और पूरी तरह से एक्सप्रेस क्लास है, क्रैश कोर्स के रूप में है। जो आगामी उत्तराखंड की परीक्षाएं होने वाली हैं, उत्तराखंड में कंपटीशन एग्ज़ाम की जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसमें उत्तराखंड जीके पूछा जाएगा, उन सभी के लिए यूज़फुल है। चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो। तो इसके हम 2 पार्ट पहले बना चुके हैं, 2 या 3 पार्ट पहले बना चुके हैं। आप लोग देख लेना, सभी अपलोड भी कर चुके हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। ये शायद तीसरा पार्ट है ना, ये आज की क्लास का तीसरा पार्ट है ना ये? हाँ, ओके, आज की क्लास का तीसरा पार्ट है। ओके, वैसे तुम लोग शर्ट से पहचान कर लेना है ना कि कौन सी शर्ट पहन रखी है, तो ये वो वाला पार्ट हो, है ना। मार्कर से ही पहचान हो सकती है कौन सा मार्कर हाथ में है। वही सारे तरीके हैं, है ना। जैसे ये पॉकेट में सिक्का पड़ा है तो पड़ा का पड़ा ही है, तो पॉकेट में सिक्का दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, तो इससे आपको पहचान हो जाएगी कौन सा पार्ट है ना। तरीके हैं ये, है ना। शर्ट का बटन खुला है, माइक कौन सा है, माइक यहाँ पे लगा हुआ है, थोड़ा ऊपर लगा हुआ है ना। ये सब तरीके हैं पहचान करने के। मैं भी अब वीडियो भूल गया हूँ ना अपनी, कौन सी बनाई थी, कौन सा पार्ट है इसका, तो अब मैं भी सर ऐसे ही पहचान करता हूँ कि शर्ट कौन सी है उसमें। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि शर्ट एक ही है, कभी स्वेटर पहन के बना लिया और कभी स्वेटर उतार दिया, फिर ढूंढने में दिक्कत हो जाती है। अब क्या करें, तो खैर खोल लीजिएगा, बहुत सारी वीडियो हैं और मैं थोड़ा सा इसमें केयरलेस हो गया हूँ। 160-165 के आसपास वीडियो हैं, लेकिन मैंने बहुत सी क्लासेस को टाइटल नहीं दिए और कौन सी क्लास है क्या है ये मैं काम में करूँगा। इन बच्चों का 17 दिसंबर को पेपर है और मैं यहाँ 1 मैन आर्मी हूँ। यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखना, और एक स्टूडेंट है मेरे इमरान कुरैशी, वो मेरी पूरी हेल्प करते हैं, लेकिन वो केवल कैमरामैन हैं, वहीं पर आकर के सीमित हैं। बाकी अन्य काम के लिए उनकी बॉडी लैंग्वेज कहती है सर मुझे पढ़ने दो। तो खैर, तो अन्य काम के लिए उनकी बॉडी लैंग्वेज कहती है मुझे करने दो। मेरे पास एक एडिटर भी है, मेरा एक स्टूडेंट ही है, लेकिन पेपर निकट आ गया 17 दिसंबर को, इसलिए मैं इनको परेशान नहीं कर रहा हूँ। तो अभी आप लोग कोशिश कीजिए, सर्च कर लीजिए कौन सी वीडियो कहाँ है, थोड़ी मेहनत लगेगी आपको, लेकिन 17 दिसंबर के बाद मैं इसकी प्लेलिस्ट ही बना दूंगा और सभी को टाइटल भी दे दूंगा, व्यवस्थित मैं इनको कर दूंगा, फिर उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आगे चलिए। तो अगर कोई आगामी 17 दिसंबर को या आगामी 26 नवंबर को ईओ या आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके बाद जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए क्लास यूज़फुल है। ओके, लेकिन यह है कि जो बिगनर्स हैं, जो एकदम बिगनर्स हैं, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये क्लास जो है क्रैश कोर्स क्लास है। जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनके भरपूर समझ में आएगा। तो आपको पता है टिहरी रियासत को किसने आज़ाद कराया? अंग्रेज़ों ने आज़ाद कराया। ओके, टिहरी रियासत को आज़ाद कराने का मतलब गोरखों से टिहरी रियासत को आज़ाद कराया अंग्रेज़ों ने। अब उसके बाद वो सारी कहानी आपको पता ही है कि संगोली की संधि हुई। संगोली की संधि के बाद टिहरी जो है, टिहरी पे से अधिकार गोरखों ने छोड़ दिया। उसके बाद राजा सुदर्शन से कहा भाई लाओ हमें युद्ध का खर्चा दे दो। राजा सुदर्शन शाह अंग्रेज़ों को युद्ध का खर्चा ना दे पाए, तो उन्हें अपना आधा इलाका अंग्रेज़ों को देना पड़ा। यही अंग्रेज़ चाहते थे, है ना, यही अंग्रेज़ चाहते थे। तो खैर 1815 में कुमाऊँ जिला बना। देखिए, अल्मोड़ा जो था वो अंग्रेज़ों ने गोरखों से छीना, टिहरी भी या गढ़वाल भी अंग्रेज़ों ने गोरखों से छीना, लेकिन अल्मोड़ा पर टिहरी के राजा का कोई लीगल राइट था नहीं, तो अल्मोड़ा तो सारा अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा युद्ध के खर्चे के रूप में आधा गढ़वाल भी अंग्रेज़ों ने टिहरी के राजा से ले लिया। तो जो आधा गढ़वाल टिहरी के राजा से मिला था, और राजा कौन थे उस समय? सुदर्शन शाह। तो आधा गढ़वाल सुदर्शन शाह से लिया और बाकी जो कुमाऊँ गोरखों से छीना था, जो आज का कुमाऊँ है, वो सारा का सारा एक हिस्से मिला दिया गया। उसको एक ही यूनिट बनाया गया, एक ही जिला बनाया गया, उसको नाम दिया गया कुमाऊँ जिला। तो सन 1815 में कुमाऊँ जिला बना, जिसमें आज का पूरा कुमाऊँ मंडल और उस समय का जो गढ़वाल का इलाका था, जिसे ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया, या टिहरी रियासत का आधा हिस्सा जो टिहरी नरेश से लिया गया था, इन दोनों को मिलाकर के बनाया गया कुमाऊँ जिला। और जो टिहरी के राजा से इलाका लिया गया था उसको कहा गया ब्रिटिश गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल और ब्रिटिश गढ़वाल इस तरह से 2 यूनिट हो गई, एक टिहरी रियासत जो कि हो गई टिहरी गढ़वाल, और बाकी जो सुदर्शन शाह से इलाके लिए गढ़वाल के, उसको कहा गया ब्रिटिश गढ़वाल। ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर बनाया गया श्रीनगर, ठीक है ना। ब्रिटिश गढ़वाल का अंग्रेजों ने हेडक्वार्टर बनाया श्रीनगर को, और ब्रिटिश गढ़वाल को या श्रीनगर को इस कुमाऊँ जिले में शामिल किया गया, उसे कहा गया कुमाऊँ जिले का एक परगना। यानी कि ब्रिटिश गढ़वाल जो हो गया कुमाऊँ जिले में ही था, वो अलग से जिला नहीं था, वो एक परगना था, और उसको कुमाऊँ जिले का परगना कहा गया। कब की घटना है ये? सन 1815 की। क्लियर है? ओके, आगे चले। अब कुमाऊँ जिले को कहीं जगह लिखा गया नॉन रेगुलेशन इनटू यूपी। इसका मतलब यह है कि इसको एक नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया गया। नॉन रेगुलेशन प्रांत जो बनाए थे वो सबसे पहले किसने बनाए थे, किसी को पता है?
भारत में नॉन रेगुलेशन प्लान बनाने का सिस्टम किसने शुरू किया था? सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ठीक है ना। इन्हें आप आज के केंद्र शासित प्रदेशों की तरह मान सकते हो, ठीक है। खैर लेकिन इनको नाम दिया गया था नॉन रेगुलेशन नॉन रेगुलेशन प्रोविंस या नॉन रेगुलेशन स्टेट, जो भी कह लो आप। तो नॉन रेगुलेशन स्टेट बनाया गया और बना करके इसको मिला दिया गया यूपी में। अच्छा, अब इसका ये जो नॉन रेगुलेशन प्रोविंस होते थे या नॉन रेगुलेशन स्टेट्स होते थे, इनका जो प्रशासक होता था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे कमिश्नर। और कमिश्नर का जो हेडक्वार्टर होता था उसे कहते थे कमिश्नरी। आज़ादी के बाद हिंदी में ये हो गया मंडलायुक्त और कमिश्नरी हो गई मंडल। ध्यान रखना, अंग्रेजों ने इसको नाम क्या दिया? कमिश्नरी। कमिश्नरी यानी कि मंडल। तो कुमाऊं जिला भी हो गया और कमिश्नरी भी हो गया। जैसे होता है ना, जैसे बहुत सारी ग्राम पंचायतें हमारे यहाँ, उनकी आबादी खूब होती है, तो वो ग्राम पंचायत भी है तो वो क्षेत्र पंचायत भी है। ग्राम पंचायत तो है ही है, साथ ही साथ वो क्षेत्र पंचायत भी है। तो अब कुमाऊं जो जिला था वो जिला तो था ही था, बाकी नॉन रेगुलेशन स्टेट का भी इसको दर्जा दिया गया, कमिश्नरी का दर्जा भी दिया गया, एक कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। और इस कमिश्नरी को किससे मिला दिया गया? यूपी में। किससे मिला दिया गया? यूपी में मिला दिया गया, ठीक है साहब। तो अब यहाँ का जो इस तरह से पहला कमिश्नर बना या पहला मंडलायुक्त बना, वो बना गार्डनर। कहाँ गया? लिखा मैंने कहीं, है ना, कहीं लिखा होगा, हाँ ये लिखा। यहाँ का देखो मैंने सारे लिखा, 1815 कुमाऊं जिला नॉन रेगुलेशन इनटू यूपी। और क्या लिखा है? मैं ब्रिटिश गढ़वाल बाज़े परगना, आपको समझाने के लिए शॉर्ट में, ब्रिटिश गढ़वाल बाज़े परगना एंड हेडक्वार्टर श्रीनगर। यानी कि ब्रिटिश गढ़वाल जो था इस कुमाऊं जिले का परगना था और इस परगने का या ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर था श्रीनगर। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। 1817 में जो देहरादून का इलाका था, ब्रिटिश गढ़वाल में शामिल था, इसको मिला दिया गया सहारनपुर जिले में। इसे इस कमिश्नरी से अलग कर दिया गया। देहरादून को इस कमिश्नरी से या कुमाऊं जिले से अलग कर दिया गया। कहाँ मिला दिया गया? सहारनपुर जिले में मिला दिया गया। और मेरठ मंडल में अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि 1817 में देहरादून को मेरठ जिले में मिला दिया या सहारनपुर जिले में मिला दिया। तो दिक्कत ये है, सही जो कंडीशन है वो ये है कि सहारनपुर जिला था और ये मेरठ कमिश्नरी या मेरठ मंडल में शामिल था। 1817 में देहरादून को सहारनपुर जिले में मिलाया गया और सहारनपुर जिला जो था मेरठ मंडल में था, तो इस तरह से देहरादून जो था वो मेरठ मंडल में मिल गया, ठीक है। 1817 में देहरादून सहारनपुर जिले में मिला या मेरठ मंडल में मिल गया, क्योंकि सहारनपुर जिला मेरठ मंडल में था, ओके। अब ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर पौड़ी बनाया गया 1839 में। 1839 में ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर श्रीनगर से हटा करके कहाँ बनाया गया? पौड़ी में। अब पौड़ी को अगले साल 1840 में नया जिला बना दिया गया। 1840 में पौड़ी को जिला बना दिया, ठीक है। नाव कुमाऊं मंडल में 2 जिले हो गए, यानी कि 1840 में, अब आप देखें 1839 में पौड़ी जो है ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर बना श्रीनगर की जगह। अगले साल 1840 में पौड़ी को जिला कह दिया गया। अब जो कुमाऊं जिला था या कुमाऊं कमिश्नरी था उसमें एक जिला था, लेकिन अब कुमाऊं की, अभी ध्यान रखना, इसको मंडल नाम नहीं दिया गया। इसका सर्वे सर्वा कमिश्नर जरूर है लेकिन इसको मंडल नाम नहीं दिया गया। अब कुमाऊं मंडल में 2 जिले हो गए। हाँ, अब इसको कुमाऊं मंडल, सॉरी मैं गलत बोल गया, 1840 में इसको कुमाऊं मंडल कहा गया और इस कुमाऊं मंडल में 2 जिले हो गए, एक पौड़ी और एक नैनीताल। है नैनीताल या कुमाऊं? बोलो बोलो बोलो। 1839 में पौड़ी जो था किसका? ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर बना। 1840 में 1840 में पौड़ी को जिला बना दिया गया। अब कुमाऊं जो जिला था, कुमाऊं जिला तो था ही था, ये कुमाऊं मंडल भी था, तो अब इस कुमाऊं मंडल में 2 जिले हो गए, एक कुमाऊं जिला और दूसरा पौड़ी जिला। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, कुमाऊं जिला भी था और इसका नाम मंडल भी था। अब इस कुमाऊं मंडल में 2 जिले हो गए, एक कुमाऊं का जिला और एक पौड़ी का जिला, ओके। कब? 1840 में। अब 1854 में इस कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर बना नैनीताल। नैनीताल अभी भी जिला नहीं बना है, कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर बन गया 1854 में। ध्यान रखना भैया, ए बालक, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको। 1815 में क्या हुआ? 1815 में ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर बन गया श्रीनगर, और ये किसका परगना बना? कुमाऊं जिले का, ठीक है ना, पूरा का पूरा कुमाऊं जिला। आगे चलता रहा। 1817 में देहरादून को सहारनपुर में डाल दिया। उसके बाद 1839 में श्रीनगर से हेडक्वार्टर हटा करके ब्रिटिश गढ़वाल का कहाँ बनाया गया? पौड़ी में। 1840 में पौड़ी जिला बना, ठीक है। 1840 में पौड़ी जिला बना और एक नया मंडल अस्तित्व में आ गया, कुमाऊं मंडल। इस कुमाऊं मंडल में 2 जिले थे, एक कुमाऊं जिला और दूसरा पौड़ी जिला। 1854 में इस कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर बनाया गया नैनीताल, ओके। यहीं से नैनीताल का ग्रोथ शुरू हो गया, ओके।
1854 से 1891 तक इसमें 3 जिले रहे, एक पौड़ी जिला, एक कुमाऊं जिला और एक तराई जिला। पौड़ी जिला, कुमाऊं जिला और तराई जिला। पता है तराई जिले का मुख्यालय, मैंने पहले क्लास में बताया था, काशीपुर। हाँ, 1854 के बाद इस कुमाऊं मंडल में तीसरा जिला तराई का जिला मिला दिया गया और इस तराई जिले का हेडक्वार्टर था काशीपुर। ओके, 1854 से 1891 तक। ओके, अब 1891 में अल्मोड़ा जिला बना। कौन सा जिला बना? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा नैनीताल, देखो कुमाऊं जिला है ना, कुमाऊं जिले को का पार्टीशन किया गया 1891 में। अब जो है यहाँ पर 2 जिले हो गए, एक नैनीताल जिला और एक कौन सा जिला? अल्मोड़ा जिला। ठीक है, 1891 में। ठीक है साहब, 1891 में एक जिला नैनीताल बना और एक जिला बन गया अल्मोड़ा, यानी कुमाऊं जो जिला था उसका विभाजन हुआ, उसमें 2 जिले बने 1891 में, नैनीताल और अल्मोड़ा। अब कुमाऊं जिला खत्म हो गया, कुमाऊं जिला नाम खत्म हो गया, अब रह गया कुमाऊं कमिश्नरी या कुमाऊं मंडल। अब कुमाऊं मंडल में कितने जिले हो जाते हैं 1891 में? तराई का जिला और पौड़ी का जिला, नैनीताल का जिला और अल्मोड़ा का जिला, कुल 4 जिले हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलें। 1 अगस्त सन 1949 को अब नया जिला बनता उत्तराखंड में, 5वां टिहरी। आज़ादी के समय यहाँ कितने जिले हैं? पौड़ी, तराई, अल्मोड़ा और नैनीताल, 4 जिले। ध्यान रखना, पौड़ी का जिला, तराई का जिला, नैनीताल का जिला और अल्मोड़ा का जिला। 1 अगस्त सन 1949 को बन जाता है टिहरी जिला और इसका विलय किस में हो जाता है? यूपी में। ठीक है साहब। 1960 में 1960 में 3 जिले बनते हैं, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली 1960 में बने, आपसे पूछ सकता है कभी भी। और 1969 में देखिए 3 नए जिले बने, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली 1969 में गढ़वाल मंडल बना। अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, गढ़वाल मंडल 1969 में बना। ओके, और इसका मुख्यालय क्या है गढ़वाल मंडल का? पौड़ी। ओके, पौड़ी इसका मुख्यालय। 1988 में नया जिला बना हरिद्वार। हरिद्वार जिला कब बना? 1988 में। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर ना मैंने ये इसको ब्लू कलर से घेर रखा है। इसको इसलिए घेरा है कि यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन हो रही है ये मायावती जी के समय में हुई है। क्या फॉर्मेशन हुई है? ऊधम सिंह नगर बनता है 30 सितंबर 1995 को। कभी आप इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे तो आपसे पूछ भी सकता है। 30 सितंबर सन 1995 को ऊधम सिंह नगर जिला बना। 1997 में पहले बागेश्वर और फिर चंपावत बना। 1997 में बागेश्वर और चंपावत जिला बना। ये दोनों ही बने 15 सितंबर 1997 को। पहले नहीं कहना चाहिए मुझे, क्रमशः का मतलब ये मैं बताता हूँ आपको क्या है। 30 सितंबर 1995 को ऊधम सिंह नगर बना। 1997 में 15 सितंबर 1997 को बने बागेश्वर और चंपावत, एक ही दिन। और उसके बाद 16 सितंबर 1997 को बना, यानी कि एक दिन ये बन गया 15 सितंबर 1997 को, अगले दिन रुद्रप्रयाग बन गया। किसने बनाए? मायावती। उस समय यूपी की सीएम थी मायावती। उत्तराखंड स्टेट तो बना नहीं था उस समय, है ना। उत्तराखंड स्टेट तो सन 2000 में बना, इस समय सीएम थी मायावती। उन्होंने बहुत से जिले बनाए थे। तो 30 सितंबर 1995 को ऊधम सिंह नगर, 1997 में 15 सितंबर 1997 को बागेश्वर और चंपावत, और अगले दिन 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जिले में। तो रुद्रप्रयाग जिले इस तरह से मतलब मायावती जो है 1, 2, 3 और 4 जिले बना गई, 4 नए जिले बना गई। उसके बाद से कोई नया जिला बना नहीं है, यानी कि इससे पहले जो थे 9 जिले, क्योंकि अब 13 जिले हैं ना, इससे पहले 9 जिले थे और 9 + 4 हो गए 13 जिले। जिलों की मांग हो रही है लेकिन अभी कोई नया जिला बना नहीं है। ठीक है। अच्छा, जनवरी 2010 में संस्कृत जो थी उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा बनी, जनवरी 2010 में। अच्छा, उत्तराखंड का जो राज चिन्ह है उसमें 3 पर्वत चोटियां हैं और 4 लहरें हैं। गंगा जी की 4 लहरें, ध्यान रखना, 3 4 याद रखना। ये अक्सर एग्जाम में हो जाएगा, 4 चोटियां हो जाएंगी, 3 लहरें हो जाएंगी, तो बी केयरफुल। 3 पर्वत चोटियां हैं और 4 लहरें हैं, और ऊपर क्या है? अशोक स्तंभ है। ओके, 3 पर्वत। अच्छा, हमारे यहाँ ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक भी 95 हैं, 95 ब्लॉक हैं, और क्षेत्र पंचायत भी 95 है ना। 95 क्षेत्र पंचायत और 95 भी हमारे यहाँ ब्लॉक हैं। जिले कितने हैं हमारे यहाँ? जिले 13 है ना, सभी को याद है। नगर निगम कितने हैं? 9। अच्छा, ये संख्या जो है लगातार बदल रही है। नगर पालिका कितनी है, नगर पंचायत कितनी है, और कैंट बोर्ड कितने हैं हमारे यहाँ? कैंट एरिया है, कैंट बोर्ड कितने हैं? इनको आप लेटेस्ट जो डाटा है वो गूगल से या कहीं से भी सर्च कर लेना, जो लेटेस्ट डाटा आज के, क्योंकि अक्सर ये संख्या बदल रही है। लेकिन नगर निगम 9 ही है। ठीक है, आप लोग इसको देख लेना, आप लोग भी जो मेरी वीडियो देखें वो भी देख लेना कि इस समय ये संख्या कितनी है। ओके, कुछ एक सवाल ये भी आएगा कि कौन सी नगर पंचायत नगर पालिका ऐसी हैं जिनमें इलेक्शन नहीं होता? 3 हैं, कौन कौन सी हैं आप लोग देख लेना। तो नगर निगम, उत्तराखंड का जो नगर निगम था, पहला नगर निगम जो था वो देहरादून था, 1998 में बना था ये।
नगर निगम जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर भी यही है, देहरादून। उत्तराखंड का पहला नगर निगम भी देहरादून है, और एरिया और आबादी दोनों के मामले में, एरिया और आबादी के मामले में देहरादून जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगर निगम भी है, सबसे बड़ा शहर भी है। उत्तराखंड में पहली नगर पालिका जो बनी थी वो मसूरी बनी थी। उत्तराखंड में पहली नगर पालिका मसूरी बनी थी, ध्यान रखना। अब देखो 2011 में बना हरिद्वार हल्द्वानी काठगोदाम। अच्छा, हल्द्वानी काठगोदाम जो है एक ऐसा अकेला नगर निगम है उत्तराखंड में जो 2 शहरों को मिला करके बना है। वैसे आप हल्द्वानी जाओगे तो आपको अंतर पता नहीं चलेगा कि हल्द्वानी कहाँ है, काठगोदाम दोनों मिल गए, दोनों अच्छी खासी किस्म से मिल गए। फिर भी बीच में 500-600 मीटर का एरिया ऐसा आता है जहाँ पर ट्रैफिक कम होता है। तो हल्द्वानी काठगोदाम दोनों अलग अलग हैं, ठीक है साहब। तो हल्द्वानी काठगोदाम दोनों को मिला करके नगर निगम बना, कब? 2011 में। और 2011 में ही हरिद्वार नगर निगम बना, ठीक है। तो 2011 में 2 नए निगम बने। उसके बाद फिर 2013 में काशीपुर, रुड़की और रुद्रपुर ये नगर निगम बने 2013 में। 2017 में फिर से ऋषिकेश और कोटद्वार को अलग अलग नगर निगम बनाया गया। और सबसे नया और या नौवां नगर निगम जो है 2021 में बना श्रीनगर। सबसे नया और नौवां नगर निगम बना 2021 में श्रीनगर। ओके, चलिए आगे चलें। अब आपसे ही पूछेगा कि जो उत्तराखंड स्टेट है उसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में है उत्तराखंड स्टेट। 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 77 डिग्री 84 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है ना। और लगभग आयताकार है ये उत्तराखंड। आयताकार है, वर्गाकार है, चतुष्कोणीय है, क्या है? हैं? हाँ, ध्यान रखना, लगभग आयताकार है ये, ठीक है। ओके। और अगर हम हिमालय की बात करें तो ये पश्चिम मध्य हिमालय में है। उत्तराखंड पश्चिम मध्य हिमालय में है और भारत के उत्तर पश्चिम में है। पश्चिम मध्य हिमालय में है और भारत के उत्तर पश्चिम, ध्यान रखना उत्तर में नहीं, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। भारत के धुर उत्तर में है उत्तर प्रदेश, और ये जो है उत्तर पश्चिम में है, और हिमालय के पश्चिम मध्य के इलाके में। 53,483 स्क्वायर किलोमीटर इसका कुल एरिया है, जो कि पूरे भारत के कुल एरिया का 1.69% होता है। पर्वतीय क्षेत्र जो है हमारे यहाँ पर वो 86% है, और बाकी 14% जो है वो मैदानी क्षेत्र है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो कुल भूमि का जो कृषि एरिया है, कुल भूमि पर जो कृषि एरिया है वो 15% है, और कुल वनों में कितने परसेंट एरिया वन पंचायतों के अधीन है? 15% एरिया वन पंचायतों के अधीन है। ये सारे डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किताबों में मिलते हैं, लेकिन मैंने इधर उधर से कई किताबों से छांट करके एक जगह लिख दिए हैं, और कोशिश की है कि ऑथेंटिक डाटा आपके पास हो, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र, हाँ बता दिया मैंने आपको ये। अच्छा, आप वन पंचायतों के अधीन जो हमारे यहाँ क्षेत्रफल है वो 15% है, और जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो 71% है। वनों का मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आपने देखी है वो? तो हमारे यहाँ कुल वन और वृक्षादित क्षेत्र कितना है, कितने % है, आप बताएं? कुल वन प्लस वृक्षादित क्षेत्र कितना है, देख लेना बेटा, ये पूछते हैं, देख लेना। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो 71% है। अच्छा, अब गुड़वाल नहीं, मैं थक गया, गढ़वाल और कुमाऊं के एरिया की अलग अलग बात करें तो कुमाऊं में जो एरिया है वो लगभग 40% है, 39.33%, लगभग 40 याद कर लेना, इतनी जान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कुमाऊं का जो एरिया है वो लगभग 40% है, शेष लगभग 60% जो है वो गढ़वाल का एरिया है। अब ये मैंने बनाया फार्मूला कप पोटीनाडु HVRC। तो सी से चमोली, यू से उत्तरकाशी, पी से पिथौरागढ़, पो से पौड़ी, टी से टिहरी, एन नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। तो ये कप पोटीनाडु HVRC जो है उत्तराखंड के अलग अलग जो ज़िले हैं उनके ज़िलों के एरिया का घटता हुआ क्रम है। तो इसमें सबसे बड़ा ज़िला जो हो गया एरिया में चमोली, और सबसे छोटा चंपावत। आपको याद हो जाएगा, इसको 2-3 बार पढ़ना, मैंने बनाया है तो मुझे ज़्यादा याद है ना। कप पोटीनाडु HVRC 13 ज़िले हैं ये, ओके। उसके बाद अगर हम हिमालय की अलग अलग श्रेणियों की बात करें, उत्तराखंड हिमालय की, तो उत्तराखंड में भी हिमालय की सारी श्रेणियां मिलती हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है उसको टिबियान हिमालय भी कहते हैं, टिबियान या तिबियान, ठीक है ना। और ये जास्कर रेंज में है ट्रांस हिमालय, ये चीन की तरफ ही या तिब्बत की तरफ की चोटी रेंज है, सबसे बाहरी या सबसे ऊपरी या सबसे उत्तरी रेंज। खैर, सबसे बाहरी रेंज शिवालिक को कहा जाता है, ये सबसे उत्तरी रेंज है जिसे आप कह सकते हो ट्रांस हिमालय, टिबियान, या ये जास्कर रेंज में है। ये उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ उत्तराखंड के 3 जिलों में ये मिलती है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो ये इसकी ट्रांस हिमालय की जो हाइट है वो 2500 से 3500 मीटर के बीच में है,
कुल हाइट इसकी जो है। ओके, ट्रांस हिमालय। उसके बाद फिर नीचे को आप आएंगे तो महान हिमालय, इसे हिमाद्री भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ ग्लेशियर खूब मिलते हैं, बर्फबारी यहाँ पर खूब होती है तो इसको हिमाद्री भी कहते हैं। इसी को बृहत हिमालय भी कहते हैं। ये 6 जिलों में मिलता है, उत्तराखंड के 6 जिलों में मिलता है। कौन कौन से? उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। इसकी जो हाइट है वो 4500 मीटर से 7817 मीटर तक है। 7817 मीटर किसकी हाइट है? नंदा देवी की, है ना। तो हमारे यहाँ इसकी हाइट जो है 4500 मीटर से 7817 मीटर तक की है। और अगर हम इसकी उत्तराखंड में एवरेज हाइट की बात करें इस रेंज की, तो यह है 6100 मीटर एवरेज, ठीक है ना। फिर लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ये उत्तराखंड के कुल 10 जिलों में मिलता है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय कौन से? चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी। इसकी जो हाइट है 1200 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक है, ठीक है। किसकी? मध्य हिमालय की। ओके, उसके बाद शिवालिक आ जाता है, जिसे आप हिमालय का बाहरी प्रदेश या पाद प्रदेश या फुट एरिया कहते हैं, ठीक है ना। हिमालय की सबसे बाहर की चोटी या सबसे दक्षिणी चोटी, चोटी नहीं शिखर, सॉरी शिखर नहीं, रेंज। हिमालय की सबसे दक्षिणी या बाहरी रेंज जो है तो इसे हम कहते हैं शिवालिक। शिवालिक के बाद क्या हो जाता है? भावर, भावर के बाद तराई। तो पाद प्रदेश या आउटर मैंने लिख दिया है, ये आपको मिलेगा चंपावत, नैनीताल, पौड़ी और देहरादून 4 जिलों में। ध्यान रखना, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जो है शिवालिक रेंज नहीं मिलेगी। हालांकि हरिद्वार में कुछ पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन से 2 जिले ऐसे हैं या उत्तराखंड के कौन से 2 जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह से मैदानी हैं, तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर, आपने यही आंसर देना है, ठीक है ना। हालांकि हरिद्वार में आपको जाएंगे तो आपको कुछ पहाड़ियाँ मिलेंगी, लेकिन नहीं, उसको काउंट नहीं कर रहे ये लोग, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। तो पूरी तरह से मैदानी जिले जो हैं हमारे हरिद्वार और उधम सिंह नगर। तो जब पूरी तरह से मैदानी जिले हैं तो जाहिर सी बात है शिवालिक भी आपको यहीं नहीं मिलेगी। लेकिन भावर का सबसे ज़्यादा एरिया आपको इन्हीं 2 जिलों में मिलेगा, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। भावर का सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो हरिद्वार जिले में, ठीक है। भावर का सबसे ज़्यादा एरिया हरिद्वार जिले में, ओके। सबसे कम चंपावत में, ऊपर पहाड़ में तो है ही नहीं। फिर अब जो शिवालिक है उसकी जो हाइट है वो 600 मीटर से 1500 मीटर। देखो कई बार कंफ्यूज होता है, अगर उसकी सबसे कम और सबसे ज़्यादा ऊंचाई पूछे शिवालिक की उत्तराखंड में तो 600 मीटर से 1500 मीटर तक। अब यहीं पर आ जाता है एवरेज हाइट, तो कई बार वो 1200 मीटर दे देता है, कई 1250 मीटर दे देता है। तो मान लीजिए ऑप्शन में ना 600 हो ना 1500 हो, मतलब ऊंचाई पूछ रहा है, 1500 है नहीं, 1300 है, 1400 है, 1500 नहीं है, 1100 है। तो भैया जो सही एवरेज हाइट है शिवालिक की वो है 1200 मीटर, 1200 मीटर। ध्यान रखना, सही एवरेज हाइट जो है 1200 मीटर है, मिनिमम 600, मैक्सिमम 1500। और मध्य हिमालय कहाँ से है? 1200 से 4500। और महान हिमालय कहाँ से है? 4500 से 7817 मीटर। मुझे तो याद हो गया, है ना, मेरा तो भला हो गया, तुम्हारी तुम जानो, है ना, याद करते हो या नहीं करते हो। मैंने इतनी बार पढ़ा दिया कि मुझे ये आमतौर पर रट गया। ओके, ठीक है साहब। अब शिवालिक, मध्य और महान हिमालय, इनमें अंतर भी है। चलिए लगे हाथ इसमें भी अंतर भी कर ही लेते हैं। तो शिवालिक हिमालय जो है इसमें ऊपरी क्षेत्रों में कोणधारी वन मिलते हैं। शिवालिक हिमालय में ऊपरी क्षेत्रों में कोणधारी वन मिलते हैं, निचले हिमालय में सब ट्रॉपिकल वन मिलते हैं, सब ट्रॉपिकल, ठीक है ना। शिवालिक में आप देखेंगे तो साल, सागौन, सेमल, हल्दू, खैर, खिरसू, बांस, कंजू, आंवला, ढाक, जामुन, बेर, तेंदू, पीपल, नीम, इस तरह के पेड़ आपको मिलेंगे, इस तरह के वृक्ष मिलेंगे। मैंने लिखा बट, मैंने यहाँ लिखा है बट, ये गोल घेरा लगा दिया है, फिर लिख दिया बट, तराई में ज़्यादा। यानी कि ये जो फॉरेस्ट आप देख रहे हैं ना, ये शिवालिक में मिलेंगे आपको, लेकिन ये ज़्यादा मिलते हैं तराई में, तराई और भावर में। समझ रहे हैं मेरी बात? शिवालिक में ये सारे पेड़ आपको मिलेंगे। एक्चुअली शिवालिक का क्या है, शिवालिक में आपको ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल दोनों तरह का क्लाइमेट मिलेगा। और शिवालिक की आप ऊपरी रेंज में चले जाओगे तो टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण भी मिल जाएगा। इसलिए शिवालिक में तरह तरह की डाइवर्सिटी मिलती है प्लांट की। अगर आपसे पूछे कि हिमालय की किस रेंज में प्लांट डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है तो शिवालिक में है। कई जगहों पर मध्य हिमालय लिखा है लेकिन वो गलत है। कई जगहों पर लिखा है कि उत्तराखंड में वनों की विविधता जो है सबसे ज़्यादा मध्य हिमालय में, वो गलत है। ध्यान रखना, शिवालिक में है, क्योंकि शिवालिक में आपको गर्मी भी मिलेगी, सर्दी मिलेगी और खूब बारिश भी मिलेगी। ध्यान रखना, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो विविधता है वो शिवालिक में है। और लगे हाथ में यही फ्लो में बता देता हूँ आपको, सबसे ज़्यादा विविधता शिवालिक में, सबसे ज़्यादा बारिश भी शिवालिक में है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा घने वन भी आपको शिवालिक में मिलेंगे। तराई में तो है ही घने वन, लेकिन तराई से ज़्यादा घने वन शिवालिक में है। क्यों? बारिश खूब हो रही है वहाँ पर, गर्मी तो है ही है, बारिश खूब हो रही है। सबसे ज़्यादा घने वन आपको शिवालिक में मिलेंगे, सबसे ज़्यादा वर्षा आपको शिवालिक में मिलेगी। ओके, ठीक है। और वनों की विविधता भी सबसे ज़्यादा आपको शिवालिक में मिलेगी। शिवालिक में ये सारे वन मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ये मिलते हैं तराई में, ठीक है।